हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बेटा आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी की। तो देखो क्या होता है एपोमिक्सिस। ठीक है, एपोमिक्सिस कहते हैं बेटा इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्लियर? बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड बन रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एपोमिक्सिस। और ये एपोमिक्सिस की जो कैरेक्टर्स है वो पाया जाता है सम मेंबर ऑफ एस्टेरेसी फैमिली, some member of एस्टेरेसी फैमिली, और एस्टेरेसी फैमिली को हम लोग कंपोजिट फैमिली भी बोलते हैं, जो सनफ्लावर की फैमिली है। क्या बोलेंगे? कंपोजिट फैमिली। तो याद रखना है आपको, ये सनफ्लावर फैमिली है। क्लियर? सनफ्लावर फैमिली। एंड कुछ मेंबर ऑफ ग्रासेस में होते हैं ये। क्लियर? बट ये सीड बनते कैसे हैं? तो अब देखो इसके दो कंडीशन है। जो एपोमिक्टिक सीड बनेगा उसके दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्पोरोफिटिक बडिंग प्रोसेस। क्या बोलेंगे? स्पोरोफिटिक बडिंग, या इसे बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी या एगैमोस्पर्मी। और दूसरी जो प्रोसेस है इसे बनने का, उसे कहते हैं हम लोग रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। दैट मीन्स विदाउट गैमेट के फॉर्मेशन, एगैमोस्पर्मी। क्लियर? दोबारा से यहां लिख दे रहा हूं, इसे बोलेंगे एगैमोस्पर्मी। क्लियर? तो अब देखो इन दोनों प्रोसेस में होता क्या है। सपोज मान लो कि ये हमारा ओव्यूल है। बेटा ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल्स की कवरिंग, इंटीगुमेंट्स, इस तरह हमने देखा था एनाट्रोपस ओव्यूल। क्लियर? और इस एनाट्रोपस ओव्यूल में अंदर की तरफ न्यूट्रिटिव सेल्स कौन है? बेटा ये न्यूसिलस है, ये न्यूसिलस है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये न्यूसिलस के सेल या इंटीगुमेंट्स के सेल जो कि डिप्लॉयड सेल हैं, ये डिफरेंशिएट होकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं। तो इसके कारण ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं। क्लियर हुआ? तो अगर ओव्यूल्स का कोई डिप्लॉयड सेल, चाहे वो न्यूसिलस का हो या इंटीगुमेंट्स का हो, अगर डिफरेंशिएट होकर एम्ब्रियो बना रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पोरोफिटिक बडिंग। ठीक है? तो यहां ध्यान रखना है, डिप्लॉयड सेल्स ऑफ ओव्यूल like nucellus or integuments differentiate into embryo। ये एम्ब्रियो बना दिया। क्लियर? तो ये मोस्ट कॉमन केसेस हम देखते हैं, कहां पाया जाएगा? सिट्रस स्पेसीज में पाया जाता है, बेटा मैंगो में पाया जाता है, अपनसिया में पाया जाता है,
लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या होता है, रिकरेंट एगैमोस्पर्मी में क्या होता है कि जो हमारा मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल, इमेजिन करो, ये डायरेक्ट विदाउट मियोसिस, मियोसिस में नहीं जाएगा, विदाउट मियोसिस ये डिफ्रेंशिएट कर जाता है एम्ब्रियो सैक में, और फिर यहां से एम्ब्रियो सैक, डिप्लॉयड सेल एम्ब्रियो सैक, ये भी डिप्लॉयड है, डायरेक्ट एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं रेकरेंट एगैमोस्पर्मी। क्लियर? तो रेकरेंट एगैमोस्पर्मी ज्यादातर मोस्ट कॉमन है, जैसे आप ले सकते हो पियर में, है ना, एप्पल में, इनमें ये कंडीशन ज्यादा फ्रीक्वेंटली है। तो अब देखो, एक सीड के अंदर बेटा बहुत सारे एम्ब्रियो आ गया, और इसी कंडीशन को हमने क्या कहा, पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन। क्लियर? तो इसका मतलब एपोमिक्टिक सीड इन जनरल ज्यादातर पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में डेवलप्ड हो जाता है। तो दैट मीन्स सीड हैविंग more than one embryo is called as polyembryonic condition. Polyembryonic condition. क्लियर हुआ? तो एपोमिक्टिक सीड पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन में चेंज हो जाता है। अब यहां पर देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। आ जाओ बेटा, देखो यहां हमारी एनसीईआरटी, जिसे हमने क्या नाम दिया था, याद है आपको? एनसीईआरटी नैप। क्लियर? अब देखो यहां दे रखा है, ठीक है, few flowering plants such as some species of asteracean grasses have evolved a special mechanism to produce seed without fertilization. That process is called apomixis. अब ये आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है कि फ्रूट अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? बेटा उसे कहते हैं हम लोग पार्थिनोकार्पी। आगे मैं डिस्कस करूंगा फ्रूट के बारे में। क्लियर? इसीलिए हम लोग एपोमिक्टिक सीड को क्या माना है? दिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये है ये सेक्सुअल प्रोसेस, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल करता है। अब इसके दो तरीके हमारे एनसीईआरटी ने बताए। देखो, देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड। इन सम स्पेसीज the diploid egg cell is formed without reduction division and develops into embryo without fertilization. इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा था? रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। मदर सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप्ड हो जा रहा है। बट दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया, आप देखो कि मोर ऑफन इन मेनी सिट्रस एंड मैंगो varieties, the sum of the nuclear cells surrounding the embryo sacs start dividing, protrude into the embryo sac and then develops into embryo. तो जो डिप्लॉयड सेल है, ओव्यूल का न्यूक्लियस हो या इंटीगुमेंट्स भी ग्रो कर जाता है, और इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा था? स्पोरोफिटिक बडिंग। क्लियर हुआ? अब देखो यहां कंडीशन क्या दे रखा है? occurrence of more than one embryo in seed is referred to as polyembryony. क्लियर हुआ ये प्रोसेस? अब पॉलीएम्ब्रियोनी सीड के कुछ अपने सिग्निफिकेंस हैं। क्या सिग्निफिकेंस है, आओ देखते हैं ये हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। देखो, इन जनरल बेटा ये ध्यान रखना है आपको कि जितने हाइब्रिड वैरायटी हम बनाते हैं प्लांट ब्रीडिंग प्रोसीजर से, उनमें ड्रॉबैक क्या होता है कि अगर कोई भी हाइब्रिड वैरायटी लो, मान लो इस कैरेक्टर के लिए अगर हमने इनके बीच में क्रॉस कराकर हाइब्रिड बनाया,
तो आपको पता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अनुसार जो कैरेक्टर है वो नेक्स्ट जनरेशन में अलग होते जाते हैं। तो जो प्रोमिनेंट कैरेक्टर के लिए जीन है, फैक्टर है, वो अगर अलग हो जाएगा तो वो कैरेक्टर आने वाले जनरेशन में मिस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि प्लांट ब्रीडर्स को हर 1-2 साल के बाद हाइब्रिड वैरायटी बनाने पड़ते हैं। और जब साइंटिस्ट या कल्टीवेयर बनाएंगे तो बेटा उसका कॉस्ट बढ़ेगा, जो कि फार्मर्स पर एक एक्स्ट्रा लोड हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन दूसरी कंडीशन याद रखना कि अगर यही हाइब्रिड वैरायटी हम एपोमिक्टिक सीड प्रोसेस के द्वारा बनाएं तो यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर सेग्रीगेट होने का कोई चांस नहीं है। और जो हमारे फार्मर्स हैं वो इस तरह के सीड को ईयर टू ईयर यूज करते रहेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी भी बनी रहेगी और उनका कॉस्ट भी कम होगा। इसीलिए हमारी सजेशन ये होती है कि जो प्लांट ब्रीडर्स हैं वो नॉर्मली जो एग्रोनॉमिक कैरेक्टर के लिए साइंटिस्ट हैं वो ऐसी वैरायटी बनाएं जो किसानों को ईयर टू ईयर एक ही सीड को बार बार यूज करे, जिससे उनका कॉस्ट कम रहे। क्लियर हुआ? तो ये हमारी सिग्निफिकेंस है एपोमेट्रिक सीड की। अब एक छोटी सी टॉपिक है हमारे इस सिलेबस में बेटा, वो है द फ्रूट। यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं फ्रूट के बारे में। तो फ्रूट नॉर्मली क्या होता है आपको पता है, ओवरी फ्रूट बनाता है। तो टेक्निकली आप क्या कहोगे, दिस इज द मैच्योर एंड राइपेंड ओवरी, ripened ovary formed after fertilization, formed after fertilization। क्लियर? अब यहां ध्यान रखना है कि अगर फ्रूट ओवरी से डेवलप्ड हो रहा है तो इस तरह के फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, ट्रू फ्रूट। लेकिन आप सभी को 11th में भी आपने पढ़ा होगा कि बहुत ऐसे फ्रूट हैं जो ओवरी के अलावा फ्लावर के किसी और पार्ट से भी डेवलप्ड होते हैं, और उस फ्रूट को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट। तो ध्यान रखना है, इफ फ्रूट्स डेवलप्ड फ्रॉम द पार्ट्स अदर देन ओवरी, अदर देन ओवरी, देन इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे फॉल्स फ्रूट कहेंगे, या हम लोग इसे बोलते हैं स्यूडोकार्पिक फ्रूट। इसे हम बोलते हैं स्यूडोकार्पिक फ्रूट। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके बुक में स्यूडोकार्पिक फ्रूट के, आप ले सकते हो यहाँ से। जैसे एप्पल है जो थैलमस से बेटा डेवलप करता है, पियर है जो थैलमस से डेवलप करता है, नाशपाती बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी है ना, कैश्यू, ये सारे जो फ्रूट हैं वो थैलमस से डेवलप करते हैं, फ्रॉम थैलमस। इसीलिए हमने इन्हें फॉल्स फ्रूट बोला। क्लियर? बट कुछ केस ऐसे भी हैं जहां पर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन डेवलप्ड हो रहे थे। अभी देखा था पॉलीएम्ब्रियोनी में, एक क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी में। तो ध्यान रखना, इफ फ्रूट्स फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, देन इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ये ध्यान देना है आपको, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्लियर है? और जनरली पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बेटा सीडलेस होते हैं। जैसे आप ले सकते हो यहाँ पर बनाना। क्लियर है? तो आप देखो हमारे सिलेबस में बनाना के भी स्यूडोकार्पिक फ्रूट के ये बहुत सारे फिगर दे रखे हैं। आप देखो, ये एप्पल है, दिख रहा है आपको,
ये भी एप्पल है। यही फिगर आपके नीट में पूछा गया था 2 साल पहले। और ये देखो आप, स्ट्रॉबेरी है। आप ध्यान रखना, थैलेमस है और इस फ्रूट टाइप को हम बोलते हैं एकने। तो जितनी लेवलिंग प्रोसेस है ध्यान रखोगे आप लोग, एंडोकार्प, मेसोकार्प, सीड कहाँ है, और जो हम खाते हैं फ्रूट बेटा वो थैलेमस से। क्लियर हुआ? तो ये डिस्कशन था इस टॉपिक में। बेटा अगर आप लोग को ये डिस्कशन सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा कर रखो ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।